हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमपीएससी जी02 का अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याओं का चैप्टर 9 शीत युद्ध का अंत एंड ऑफ कोल्ड वार को समझेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें से एक से दो क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आपका शीत युद्ध से। तो शीत युद्ध को समझ लेते हैं। शीत युद्ध दो परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं यानी पूंजीवादी या साम्यवादी, अमेरिका और सोवियत संघ विचारधाराओं एवं राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं के मध्य तनावपूर्ण स्थिति को कहा जाता है शीत युद्ध। उसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। शीत युद्ध हथियारों की जगह पर प्रचातंत्र यानी प्रोपेगेंडा मशीन एक कूटनीति के माध्यम से लड़ा जाता है। यानी प्रचार तंत्र के हथियार इस युद्ध में हथियार, ये नाम शीत युद्ध से कोल्ड वार कहते हैं। इसमें कोई हथियारों का यूज नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ प्रचार तंत्र प्रचार किया जाता है एक दूसरे का, और कूटनीति यानी एक दूसरे के बारे में उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। शीत युद्ध दो में शस्त्रों की होड़ दिखाई पड़ती है। एक दूसरे से ज़्यादा शस्त्र इकट्ठा करते हैं बंदे, बस उस दूसरे को डराने के लिए कि वो डर रहे हैं मुझसे, दूसरा देश मुझ पर हमला करने की कोशिश न करे कि मेरे पास ज़्यादा हथियार है, मेरे पास ज़्यादा हथियार है। एक व्यवस्था के दूसरी व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार की राजनीति है ये। एक व्यवस्था के दूसरी व्यवस्था को प्रचार की राजनीति, उस बुरी प्रचार यानी विरोधी यानी उसके खिलाफ बुरा प्रचार करने की राजनीति है ये। कागज की गोली एवं अखबार से लड़ा जाने वाला वाक युद्ध है ये। यानी कागज की गोली और अखबार से लड़ा जाने वाला युद्ध है। यानी कागज अखबारों में और बड़े बड़े लेखों में, डायलॉग्स में ये एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। इसमें दो विचारधाराओं, दो गुट और दो पत्तियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। ये आपका शीत युद्ध हो गया। फिर देख लेते हैं एक बार शीत युद्ध के जन्म एवं उसकी प्रकृति का व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन है आपका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और रूस के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति थी, वैचारिक एवं कूटनीतिक संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के नाम से पुकारा जाता है। यानी एक तनावपूर्ण स्थिति यानी वैचारिक और कूटनीतिक संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के नाम दिया जाता है। अमेरिकी तथा रूस के बीच विश्व राजनीति में प्रभुत्व स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप एक दूसरे अपने आप को बड़ा दिखाने की प्रतिस्पर्धा यानी होड़ में शीत युद्ध का जन्म हुआ। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही पक्ष आपस में सीधे संघर्ष से बचते हुए यानी डायरेक्ट वार नहीं करते, पर अखबारों एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध जहर उगलते रहे हैं। यानी अखबारों के मध्य या किसी भी मंच में, किसी भी एक क्या कहते हैं स्पीच में एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, यानी बुरा भला बोलते रहते हैं, जिससे दोनों राष्ट्र के मध्य विरोधी प्रचार की वजह से तनाव की स्थिति आई। यह दो सिद्धांतों का ही नहीं वरन दो शक्तियों का संगठन था, जिसमें प्रमुख उद्देश्य शत्रु को अकेला रखना, यानी शत्रु को अकेला रखना, शत्रु को नीचा दिखाना, यह इनका एक मकसद था एक दूसरे का। दोनों ही देशों ने लगभग संपूर्ण विश्व के दो खेमों में बांट दिया था, अमेरिका और सोवियत संघ। ये अपने अपने खेमों के देशों को सैनिक सम्मान की मदद देते थे। जो जो इनके गुट में आते थे उनको सैनिक सम्मान की मदद करते थे और उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। साथ ही दोनों देशों ने देशों के द्वारा अपने अपने खेमे को भी मजबूत करने के पूरे प्रयास किया। देशों को अपना मित्र बनाने का, सहयोग देने का वादा किया और उनको सैनिक गठबंधन तथा समझौते किए गए। अब जैसे कि अमेरिका द्वारा नाटो व सीटो ये दो गठन किया गया, तथा दूसरी तरफ सोवियत संघ द्वारा वार्सा संधि यानी वार्सा पैक्ट सैनिक गठन बंधन बनाया गया। इससे विश्व की शांति और सुरक्षा पर युद्ध के बादल मंडराते रहे, लगातार बादल मंडराते रहे। जब दोनों तरफ सैनिक गठबंधन करते रहे लोग, तो ऐसा रहा कि ये कभी हम पर हमला न कर दे, ये कभी हम पर हमला न कर दे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, वो सारे ही ऐसे क्वेश्चन है जो इनमें से आ सकता है आपको। तो मैंने क्वेश्चन के ही आपको ये स्क्रीनशॉट लगा दिए इसमें, और इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा क्वेश्चनों को। जैसे तनाव शिथिल्य क्या कहा जाता है? तनाव शिथिल्य दो राष्ट्रों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को यानी शीत युद्ध की समाप्ति को
तनाव शिथिल्य माना जाता है। यानी जो भी दो देशों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी, यानी शीत युद्ध की समाप्ति को तनाव शिथिल्य माना जाता है। पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम तनाव शिथिल्य की बात करते हैं तो हमारे अभिप्राय साम्यवादी रूस और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंधों के समाप्ति से होता है। स्मरणीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित अमेरिका और साम्यवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित सोवियत संघ या रूस की महाशक्ति के रूप में अभ्युदय हुआ। ये कुछ खास नहीं है, ये सैद्धांतिक मतभेद के कारण दोनों के बीच में तनाव शिथिल्य की मोटी मोटी परिभाषा आपके ऊपर हो गई है। महाशक्ति के रूप में इन दोनों के मध्य शीत युद्ध विकसित हो गया, जो 1962 में क्यूबा संकट के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस समय 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट था, जहां पर अमेरिका ने अपने वो लगाए हुए थे हथियार। तो सोवियत संघ उसे मना कर रहा था कि तुम हम पर हमला मत करो, यहाँ पर अटैक नहीं करना। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही गर्मा गर्मी माहौल हो गया था इस क्यूबा संकट के दौरान। इस पारस्परिक युद्ध के प्रतिस्पर्धा वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और तनाव ने दोनों महाशक्तियों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि शीत युद्ध को जारी रखना आत्मघाती है। फल दोनों यानी इसके बाद इन्होंने सोचा कि शीत युद्ध ऐसे गर्मा गर्मी में माहौल का रहना आत्मघाती रहेगा दोनों देशों के लिए, क्योंकि कभी ना कभी तीसरे युद्ध की इस संभावना हो सकती है। तो दोनों महाशक्तियों ने यह सोचा कि हम शीत युद्ध को ख़त्म करते हैं, इसको विराम देते हैं। अब दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसे जहर नहीं उगलेंगे, और इसी प्रक्रिया को तनाव शिथिल्य कहते हैं। तनाव शिथिल्य के पीछे शस्त्र संतुलन की स्थिति, यानी युद्ध में एक दूसरे लोग अपने पास हथियार इकट्ठा कर रहे थे, उसको संतुलन की स्थिति, रूस की आर्थिक कमजोरियां, ये कारण हो सकते हैं तनाव शिथिल्य के दिखा रहे। तो शस्त्र संतुलन की स्थिति, रूस की आर्थिक कमजोरियां कि उसने एक बैक स्टेप लिया, और परमाणु युद्ध का भय, यानी कभी परमाणु युद्ध ना हो जाए, इसीलिए दोनों के बीच में यह भय था। और रूस और चीन के मतभेद, रूस के चीन के साथ मतभेद थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका तथा प्रबल विश्व जनमत का दबाव, यानी एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी एक जो यूएनओ था उसकी भूमिका मेन थी इसमें, इन दोनों को शांत करने में। और जो पूरी जनता चाहती थी कि ये जो गर्मा गर्मी का माहौल है ख़त्म हो, ये सारे कारण होकर एक किस्म का शीत युद्ध समाप्त होने की कगार पर आया तनाव शिथिल्य के रूप में। ये दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद है आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु प्रसार संधि का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये परमाणु का जब प्रतिबंध लगाने, परमाणु अपने हथियारों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए जो संधियां हुई थी उनके बारे में। जुलाई 1963 में मॉस्को में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के संबंध में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने मध्य मॉस्को और आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हो गए थे। इन तीनों देशों ने परमाणु परीक्षण प्रतिनिधियों पर हस्ताक्षर कर दिए थे मॉस्को में 1963 में। अक्टूबर 1963 की यह संधि लागू हो गई थी। बाद में अन्य कई राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में 5 धाराएं थी, इनमें 5 बातें थी जिन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे कि तीनों राष्ट्र अपने अपने अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण में विद्यमान किसी भी क्षेत्र के वायुमंडल में किसी सीमाओं में बाहरी अंतरिक्ष, प्रादेशिक और महासमुद्र में जल में कोई भी विस्फोट नहीं करेंगे। इन जगहों पर अंतरिक्ष में, प्रादेशिक और महासमुद्र में कोई भी विस्फोट कर परीक्षण नहीं करेंगे परमाणु का। संधि में संशोधन का प्रस्ताव किसी राष्ट्र की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता था। यदि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र में 1/3 राष्ट्र संशोधन के पक्ष में हो तो संशोधन पर विचार किया जा सकता है। यानी संधि में कोई भी इन राष्ट्रों में जो बदलाव के लिए प्रस्ताव रख सकता है, और 1/3 मत होना चाहिए बाकी जो वोटर्स हैं, बाकी जो उसमें सदस्य हैं उनका, कि यह बदलाव जरूरी है। कि इस संधि पर कोई भी देश हस्ताक्षर कर सकता था, यानी कोई भी देश हस्ताक्षर कर सकता था जो इसमें आना चाहता था। यह संधि असीमित काल के लिए थी, यानी समय के लिए थी, यानी इसका कोई टाइम नहीं था, यानी ये चलती रहेगी। डिटेल कोई नहीं है कि 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। संधि की सदस्यता से परित्याग करने वाले राष्ट्र को 3 माह पूर्व सूचना देने का प्रावधान, यानी 3 महीने पहले अगर कोई निकलना चाहता है इस संधि से तो 3 महीने पहले उसे बताना होगा। इस संधि के अंग्रेजी और रूसी भाषा के दोनों रूप में समान
माने जाएंगे। परमाणु अप्रसार संधि 11 जून 1968 को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की राजनीतिक समिति द्वारा स्वीकृत की गई। 13 जून 1968 को प्रस्ताव महासभा में प्रस्तुत किया गया। इसके पक्ष में 95 और विपक्ष में केवल 4 मत आए और 21 राष्ट्र तटस्थ हो गए और जुलाई 1968 में 68 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए और 1970 के अनुसार यह निश्चित किया गया कि परमाणु शक्ति संपन्न देश परमाणु अस्त्रविहीन देशों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगा। ये देखो, ये पॉइंट है इसके अप्रसार संधि के कि परमाणु शक्ति संपन्न जिनके पास परमाणु शक्ति है वो अस्त्रविहीन देश जिनके पास अस्त्र नहीं है उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेगा। परमाणु अस्त्रविहीन देश परमाणु अस्त्र बनाने का प्रयास नहीं करेगा। जिनके पास अस्त्र नहीं है वो परमाणु अस्त्र नहीं है वो अस्त्र नहीं बनाएगा जिन देशों ने इस पर साइन किए हैं। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में विकसित राष्ट्र उसका शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग करेगा, यानी बेफिजूल यूज नहीं करेगा। जब इस संधि का कोई उल्लंघन नहीं करेगा, सबकी सहमति से ही परमाणु को यूज करेगा, यानी ऐसे ही शांति को भंग करने का कोई प्रयास नहीं करेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नव शीत युद्ध पर एक टिप्पणी लिखें। 1970 के दशक में यानी 1970 तक तनाव शिथिल्य की थी, यानी शीत युद्ध पर कुछ आराम था, पर उस समय समाप्ति के कगार पर पहुंच गया था तनाव शिथिल्य, जब दोनों महाशक्तियों के मध्य दोबारा से आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं एवं शस्त्र प्रतिबद्धता के दौर में तीव्रताई दोबारा तेजी बढ़ गई। हिंद महासागर के संबंध में मतभेद, अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन के अधीन विदेश नीति में परिवर्तन आई, अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों का प्रवेश हुआ और अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य सामरिक असंतुलन, निकाराग्वा यानी अल साल्वाडोर और एवं कनाडा में अमेरिका की भूमिका और सोवियत संघ को नियंत्रित करने के विचार से अमेरिका के पूर्वी यूरोप और चीन के साथ संबंध बनाने के प्रयास से लगा कि एक बार पुनः नव शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों महाशक्तियों की ओर से तरह तरह के अनेक उत्तेजक बयानों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। दोबारा बयान देने लगे, एक दूसरे के ऊपर जहर उगलने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन ने सितारों के युद्ध स्टार वार की बात की शुरुआत कर दी, जो संपूर्ण सेट स्पिरिट पर एक भयंकर कठोरघात था। किंतु धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो गया कि तनाव शिथिल्य का कोई विकल्प नहीं है। अब संवत 1986 आते आते एक बार फिर रेगन एवं गोर्बाचेव, यानी रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और गोर्बाचेव सोवियत संघ के रूस के राष्ट्रपति थे, ने तनाव शिथिल्य की ओर ध्यान दिया। अक्टूबर 1986 को रिकजैविक में दोनों महाशक्तियों के प्रमुख की 2 दिन की शिखर वार्ता हुई। 2 दिन की बात हुई इन दोनों के बीच में। यद्यपि इसमें कोई विशेष महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया गया, तथापि एक नव तनाव शिथिल्य की प्रक्रिया की शुरुआत अवश्य हुई। ये देखो, अब इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, इन दोनों ने कैसे शीत युद्ध को समाप्ति के ओर लेकर गए। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन और सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव की शीत युद्ध की समाप्ति में भूमिका क्या थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन और सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव का शीत युद्ध की समाप्ति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन दोनों नेताओं ने विभिन्न शिखर सम्मेलनों के माध्यम वार्ताक्रम को आगे बढ़ाकर अमेरिकी सोवियत संघ संबंधों में एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने समय समय पर वार्ताक्रम किए, बातें की और सम्मेलन किए, उनमें आके दोनों के लोग बैठे, बातें की और समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से हमारे बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है। इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने यह महसूस किया कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए उनका विशेष उत्तरदायित्व है, उनका बहुत अहम भूमिका है दोनों राष्ट्रपतियों की। हमें कुछ ना कुछ कड़े नियम लेने होंगे या नियम बदलने होंगे जिस चीज़ से हम दोनों के बीच में तनाव हो रहा है। तो परमाणु युद्ध कभी नहीं जा सकता था, इसलिए इसे कभी लड़ा भी नहीं जाना चाहिए। नहीं, परमाणु युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता, इसलिए इसे कभी लड़ा भी नहीं जाना चाहिए, ये इनका मानना है। इन्होंने अंतरिक्ष में सशस्त्र दौड़ पर नियंत्रण करने तथा धरती पर उसकी समाप्ति के लक्ष्य पर बल दिया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों में अधिक विश्वास व सद्भावना बनी। सोवियत संघ द्वारा 1988 में अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं की वापसी, यानी अफगानिस्तान से
रूस ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया 1988 में, और दोनों राष्ट्रीय देशों की वार्ता हुई, दोनों के बीच में बात हुई, शस्त्र कटौती हुई, यानी हथियारों को कम करेंगे, सेना में कमी करने की घोषणा की, सेना को भी कम करेंगे। बाद ऐसा लगने लगा कि विश्व समस्याओं के बातचीत से शीत युद्ध अब समाप्ति की ओर है। आप देख ले शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा, मुझे लग रहा है चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया, पर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको शीत युद्ध पूरी तरह से इसमें है, इन क्वेश्चनों में, और एक ये अच्छा टॉपिक भी है। तो शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में शुरुआत, शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में शुरुआत अमेरिकन राष्ट्रपति गोर्बाचेव के काल में हुई। नहीं, अमेरिकन नहीं, अमेरिकन एवं रूसियन राष्ट्रपति गोर्बाचेव के काल में हुई। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य इन दोनों नेताओं के ही काल में शीत युद्ध की समाप्ति हुई। नहीं तो ये 45 से लेके ये 1988 तक चलता ही रहा। तो वार्ता के परिणाम स्वरूप आपसी विश्वास एवं सद्भाव में वृद्धि हुई, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया। इससे आक्रामक रुख में बदलाव आया, दोनों राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहिष्णुता हुआ, आपसी सहयोग व विकास से विचार विमर्श का मार्ग प्रस्तुत किया। और सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी सब सोवियत संघ बिल्कुल टूट गया, बर्लिन की दीवार गिरने के बाद शीत युद्ध की संभावना पूर्णतः समाप्त हो गई। अब अमेरिका को चुनौती देने की क्षमता रूस में नहीं रही, रूस बिल्कुल विघट हो गया, तो रूस के पास इतनी पावर ही नहीं रही कि अब अमेरिका को चुनौती दे पाए। तो रूस अमेरिका पर आर्थिक सहायता के लिए निर्भर हो गया। बिना पश्चिमी देशों की मदद के रूस आर्थिक संकट से उबरने की स्थिति में नहीं है। बाजार अर्थव्यवस्था की ओर जाने के कारण उसका आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया, महंगाई तथा बेरोजगारी भी बढ़ गई। इस संकट से बाहर निकलने के लिए उसे अमेरिका की मदद लेनी ही पड़ी। सोवियत रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों के कमज़ोर होने के कारण, सोवियत रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों को कमज़ोर होने पर से अब अमेरिका को साम्यवाद की डर नहीं है, इसलिए शीत युद्ध की संभावनाएं अब बिल्कुल समाप्त हो गई। अब एकमात्र वर्चस्व वाली शक्ति रह गई, जो कि अमेरिका थी। द्वितीय विश्व युद्ध की दूरी राष्ट्रों की हार के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का आगमन हुआ। एक बार दोबारा से इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। इसमें 1945 से 1990 तक चला वैसे शीत युद्ध तो, पर अगर हम 1971 से 1989 के काल को छोड़ दें, जो कि तनाव से तल्य था कुछ समय के लिए, यानी 1971 से, यानी 8 साल थोड़ा कम हो गया था, तो बाकी तो 1945 से 90 तक ही चला शीत युद्ध। संपूर्ण विश्व में टकरावों एवं तनावों से सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा दिया। अमेरिकी तथा सोवियत संघ के मध्य विश्व राजनीति में प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ चलती रही, जो लगभग 45 वर्ष तक चली। आप 45 हो गए ना, 45 से 90। किंतु इसे समाप्त करने की दिशा में वास्तविक शुरुआत अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के काल में हो गई थी। वैसे 1986 तक आते आते अमेरिकी राष्ट्रपति श्री रेगन तथा श्री गोर्बाचेव ने इस ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। इससे पहले जॉर्ज बुश में शुरुआत हो गई थी धीरे धीरे गोर्बाचेव और जॉर्ज बुश के बीच में, बट जब 1986 में आते आते जब राष्ट्रपति चेंज हुए अमेरिका के, रेगन और गोर्बाचेव, इन दोनों के बीच में भी वही चीज़ कंटिन्यू होती आई, जिससे शीत युद्ध की समाप्ति में मदद हुई। इसके फलस्वरूप दिसंबर 1987 में सोवियत रूस के श्री गोर्बाचेव ने वाशिंगटन की यात्रा की। वाशिंगटन में आए वो, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने एक पहला कदम उठाया गोर्बाचेव ने, और कदम बातचीत तो हो रही थी इनमें, पर उन्होंने एक दूसरे देशों की यात्रा करने के उसमें सबसे पहले गोर्बाचेव वाशिंगटन की यात्रा पर आए रूस की तरफ से। तभी तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ी यात्रा मानी जाती है, जिसमें श्री रेगन तथा श्री गोर्बाचेव के मध्य दूरी के परीक्षा पात्रों को समाप्त करने के निर्णय लिया, तथा श्री गोर्बाचेव महोदय ने अफगानिस्तान के रूसी सेना को वापसी बुला लिया। जो अफगानिस्तान में उन्होंने अपनी रूसी सेना तैनात की थी, जिससे अमेरिका को डर लग रहा था, उसको वापस बुला लिया। इसी उद्घोषणा के परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान से रूसी सेना के लौटने की योजना बनी, और मई जून 1988 में पुनः मिले शस्त्र कटौती की बात की, और इसी प्रकार जून, यानी शस्त्र कटौती की बात हुई।
1988 में, और जून 1990 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री गोर्बाचोव कुछ श्रेणियों के परमाणु अस्त्रों की कटौती करने पर सिद्धांत रूप से सहमत हो गए। और 19 नवंबर 1990 को पेरिस में नाटो और वार्सा संधि के अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्षों ने, जो भी अध्यक्ष थे, उन्हें परंपरागत हथियारों की कमी हेतु एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो तनाव से हथेली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थे। ये आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया, आप इसको ध्यान से सुनेंगे या थोड़ा स्पीड कर समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपके लिए शीत युद्ध कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ क्या सन, इसीलिए मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन उठाए। अब की बार मैंने लिखा नहीं, अगर लिखता तो फिर ये सन आपके रह जाते, कहाँ का कब क्या हुआ। तो ये बाकी आप इसमें दोबारा से भी देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चनों को, और जहाँ जहाँ मैंने समझाया उनको भी देख लेते हैं। मैंने थोड़ा सन को स्पीड भी किया है पढ़ने में, और इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है कहाँ पर किसकी अहम भूमिका थी। तो ये देखो, ये यहाँ पे था ना जो 1919 में, इससे पहले जो था कि गोर्बाचेव, मैं कह रहा था ना, बुश और गोर्बाचेव के बीच में शुरुआत हुई, फिर इसने क्या कहते हैं, रेगन ने संभाला, नहीं रेगन नहीं, रेगन पहले था, रेगन और गोर्बाचेव के बीच में शुरुआत थी, इन दोनों ने संभाला 1988 तक। फिर जब चेंज होने के बाद जॉर्ज बुश आए, जॉर्ज बुश और गोर्बाचेव ने इसको खात्मा दिया। जॉर्ज बुश यानी यहाँ पे 1990 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव लंबे समय तक चले, और यहाँ पर चेंज हो गए थे इनके, जो रेगन की जगह अब जॉर्ज बुश आ गए थे। इन दोनों ने इसको खात्मा दिया और इन संधियों पर हस्ताक्षर किए, परमाणु बंद किए, नाटो में साइन किए पेरिस में, और कुछ और हथियारों को भी कम करने की कोशिश की, जिससे दोबारा से शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध को खात्मा भी, और सोवियत संघ के विघटन के बाद तो पूरी तरह से अमेरिका वर्चस्व में आ गया और शीत युद्ध बिल्कुल तरह से ख़त्म हो गया। ये चैप्टर इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट कर बताना आपको क्या समझ नहीं आया और किस टॉपिक के बारे में और आपको वीडियो चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एक और चैप्टर है, उसमें शीत युद्ध के बाद जो मुद्दे हुए थे उनके बारे में है। वो चैप्टर मैं आपको कल अपलोड कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।